वेलकम कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल। मेरा नाम है प्रफुल, आपका स्वागत है फिर से नॉलेज विद प्रफुल में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो आने में बहुत देरी हो चुकी है। तो आज हम एसवाई बीकॉम सेमेस्टर में न्यू सब्जेक्ट टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद टैक्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ टैक्स और कब से टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, वो सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में टैक्स कैलकुलेशन की मेथड हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के हम 2 वीडियो भी अपलोड करेंगे और 2 वीडियो में चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज दिस टैक्स। जब हम टैक्स का मीनिंग समझे, व्हाट इज द टैक्स, क्या टैक्स क्या होता है। तो टैक्स है गवर्नमेंट हमें हमारी जो इनकम है उसमें कुछ फिक्स परसेंटेज कर दिया गया, यानी कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो चीज हम पे करते हैं उसे टैक्स कहते हैं। यानी गवर्नमेंट जो हमारी इनकम है उसमें कुछ 10% 20% इतना टैक्स रेट फिक्स करती है और टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और सर आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे हम, वाई कलेक्ट द टैक्स, वाई गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करके हमें जो जरूरी चीजें जैसे कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन बसेस है, जैसे कि डिफेंस की सुविधा है और मेडिकल गवर्नमेंट सुविधा है, ऐसी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के पास कैसे फंड आएगा। तो गवर्नमेंट के पास फंड आने के लिए 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से फर्स्ट है टैक्स। 90% गवर्नमेंट का जो फंड है वो टैक्स पे ही रिलायबल रहता है। गवर्नमेंट जो है हमारे पब्लिक के पास पब्लिक के इनकम के अनुसार टैक्स कलेक्ट करते हैं और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट जो है उस पैसे से हमें जरूरी सेवाएं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देती है, फिर डिफेंस की योग्य सेवाएं देती है, पब्लिक मेडिकल्स देती है, मेडिसिन अच्छी तरह से प्रोवाइड हो सके, अलग अलग स्कीम प्रोवाइड करती है जिससे गरीब हो जाए वो लोगों को फायदा हो, टैक्स के लिए कलेक्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट किस लिए कलेक्ट करती है, तो डिफेंस और सारी सेवा अच्छी तरह से प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करते हैं। फिर व्हाट इज द टैक्स मीनिंग में समझा कि टैक्स एक प्रकार का बर्डन होता है जिसे जो टैक्स पेयर हो पे करता है फाइनेंस के थ्रू, पैसे जो कमाता है उससे कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देता है। आपको मीनिंग बताया जाएगा व्हाट इज द टैक्स, व्हाई कलेक्ट द टैक्स, गवर्नमेंट की कलेक्ट करती है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा की। अब उसके हम ऐसे गवर्नमेंट जो टैक्स है उसके बहुत सारे टाइप्स है, पर हमारे सिलेबस पे 2 ही टाइप्स है। इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो पर्सन इनकम करता है वही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, एग्जांपल तो समझाऊंगा पहले कि जो बायर है वो टैक्स पे करता है, सेलर वो टैक्स नहीं। जो गवर्नमेंट क्या करती है सेलर पे टैक्स डालती है, बट सेलर क्या करता है उस बिल में उसको उस टैक्स के अमाउंट को पे ऐड करके आपको सेल करता है जो चीज है। तो इसके कारण का जो बायर है वो सेल को वो टैक्स पे करता है और जो सेलर है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है उसके थ्रू। सर आपने बताया कि टैक्स क्यों पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना क्यों जरूरी है और टैक्स पे करके गवर्नमेंट क्या कर चीज। अब हम मुझे कैसे पता चलेगा मुझे टैक्स, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको रिसर्च करेगा आपकी इनकम का, किस तरह से रिसर्च करेगा। प्रोसीजर पूरी प्रोसीजर है, मैं प्रोसीजर समझाऊंगा। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेगी। गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेगा कि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मान लीजिए ABC 3 पर्सन है, जिसमें से फर्स्ट पर्सन है वो रेसिडेंट है, बी पर्सन है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और सी पर्सन है वो एनआरआई है। तो कुछ टैक्सेस जो है एनआरआई को पे नहीं करने पड़ते, बट अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट है तो आपको पे करने पड़ते हैं। इस तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस नक्की होता है, डिसाइड होता है। मान लीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से नक्की होता है, तो अगर आप इंडिया में पिछले साल कितने दिन रहे, 365 में से कितने दिन रहे, उसके अकॉर्डिंग आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नक्की होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस नक्की होने के बाद आपका इनकम नक्की होता है। इनकम की
मैनी टाइप्स है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमारे इंडिया में 4 टाइप्स की इनकम होती है। इसमें से फर्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको हर मंथ सैलरी मिलता है, आपकी जो इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरे पास 3-4 मकान है, इसमें से मैंने एक मकान में मैं रहता हूँ और बाकी जो 3 मकान है वो मैंने रेंट पे दिया होता है, और रेंट जो होगा वो मेरी इनकम, इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि मेरे पास बहुत सारी पुरानी जमीन थी, उसमें मैंने सेल किया और सेल करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यानी कि मुड़ी नफा हुआ। फिर थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। मैं टीचर हूँ और टीचर होने के बाद मैं ट्यूशन करवाता हूँ, बाद में उसकी फीस चार्ज करता हूँ, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हुआ। और मैं बिजनेस करता हूँ अगर, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरे बिजनेस की इनकम हुई, और इनकम के बारे में वो पे करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन तीनों के अनुसार अगर कोई दूसरी इनकम होती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। जैसे कि मान लीजिए आप केबीसी में हिस्सा करते हो और केबीसी में आप पैसे जीते हैं, तो वो आपकी, और जो उन पर टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से टैक्स लगते हैं। फिर आपको कोई लॉटरी लगी है तो लॉटरी के में आपको जो इनकम हुई उसके जो उसमें जो टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब टैक्स का कैलकुलेशन, इनकम के बारे में पता होने के बाद तो आप बोलेंगे सर मुझे इतने सारे मेरे जो चार इनकम है उसमें से चार इनकम होती है, तो जो इनकम टोटल मेरी होती है, जैसे मान लीजिए 4.5 का टोटल किया मैंने और मेरी इनकम हुई 25 लाख, तो 25 लाख से मुझे पूरा का पूरा टैक्स पे करना है। 25 लाख मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको थोड़ा रिडक्शन एंड रिलीफ देती है, तो रिडक्शन एंड रिलीफ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो अलग अलग टैक्स प्लानिंग करे। जैसे कि आप यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम हो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आप अलग अलग पॉलिसीज ले लीजिए, जैसे LIC ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। अपना जो अगर आपके ईयर में कोई एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस हो वो आप डिडक्ट कर दीजिए, तो हम वो चीज़ों से नहीं लेंगे। फिर आप अपने बचत को जो FD करके रख दीजिए, तो वहाँ पे आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम हमारी स्कीम में इन्वेस्ट करके हम हमारा इनकम घटा सकते हैं, बाद में वहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है इनकम टैक्स। ओके, तो आपको पता चल गया होगा। तो अभी हमारे सिलेबस में मैंने इनकम के जो 4 हेड बताए, उसमें से हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ कितने चैप्टर है उसके बारे में बता दूं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा सेमेस्टर 3 का चैप्टर है। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी वो हमारा चैप्टर है अभी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो हमारा चैप्टर है। और बाकी जो इनकम फ्रॉम कैपिटल के, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हमारे चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम रेसिडेंट स्टेटस नक्की करने की जो फॉर्म से वो है हमारे सिलेबस में। उसके अलावा हमारा सिलेबस क्या है तो उसके बारे में हम समझ रहे थे। हमारा इसके अलावा हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ टैक्स के, हमारे 2 टाइप्स के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया। फिर हमें अलग अलग 15 या 20 वर्ड पढ़ने हैं। जैसे इसलिए मान लीजिए मैं टैक्स पे करता हूँ, तो गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रफुल्ल सर ने टैक्स पे, पर गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक टैक्स जो पे करता है उस पर्सन के लिए एक कॉमन वर्ड बता दिया गया जो जिसे कहते हैं एसएससी। ऐसे सारे वर्ड हमें पढ़ने हैं, एसएससी, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल, ऐसे वर्ड हमें पढ़ने हैं, उसके मीनिंग समझने हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम को हम फ्री इनकम टैक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारी इनकम ऐसी है जिसपे हमें टैक्स 100% फ्री मिलता है, यानी कि टैक्स को जो इनकम है उस पर टैक्स जरा भी नहीं लगता है। जैसे कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की जो इनकम है उस पर टैक्स 0% टैक्स है। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, जो इनकम टैक्स का कलेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, उसकी जो प्रोसीजर है उसमें पढ़ना है। जैसे टैक्स
रिटर्न कैसे फाइल करना है, रिटर्न फाइल अगर देर से करते हैं तो उसमें कितना चार्ज लगता है, ऐसी सारी चीज़ें, कब कब हमें एडवांस रिटर्न करना है, एडवांस टैक्स पे करना है, तो उसके बारे में प्रोसीजर बताई गई है। फिर असेसमेंट कैसे होता है उसकी प्रोसीजर हमें यहाँ पे 4th यूनिट में पढ़नी। 5th यूनिट इज इनकम टैक्स अथॉरिटी। हमारे इंडिया में जुडिशियल डिपार्टमेंट में यानी कि कायदा की रीति हमारे डिपार्टमेंट जो है वो दो तरीके से, एक एक्शन डिपार्टमेंट जो एक्शन करता है यानी पुलिस जो एक्शन करती, और जो जुडिशियल डिपार्टमेंट यानी कि जो न्याय करता है। इसी तरह इनकम टैक्स में भी दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक जो एक्शन करता है यानी कि जो पता लगाता है कि इनकम इतनी है, और दूसरा जो जुडिशियल करता है, न्याय ही करता है। ऐसे में कौन कौन सी अथॉरिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसके बारे में हमें 5th यूनिट में पढ़ना है। कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें से हमें इतना चैप्टर थियरी तो उसके बारे में बता दो आपको। A definition is fully theory. Exempted income is theory. Assessment procedure is theory. And income tax authority is theory. Introduction is theory. मैंने आपको जो आगे चैप्टर बताए, आगे ये वाले चैप्टर देख लीजिए। मैंने आगे जो चैप्टर बताए इसमें से इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दो चैप्टर आपके 100% प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल है। बाकी जो मैंने पीछे बताया वो सारे आपके थियरी। ओके, अब हम आज आपका फर्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट टैक्सेशन एज अ बीकॉम सेमेस्टर 3 इंग्लिश मीडियम। इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोडक्शन में टैक्स की कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेशन के मेथड, टाइप्स ऑफ टैक्स और कुछ सारी थियरी कब इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्टरी बेस है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइप्स ऑफ टैक्स में मैंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी जो इनकम करता है वही पर्सन पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि मैंने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल पे जो सेलर है वो उसमें जो बिल बनाएगा उसमें टैक्स ऐड करके देगा, और उसके अमाउंट जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा पर वो सेलर है वो पे करेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम इसका मीनिंग। डायरेक्ट टैक्स आर द टैक्स इन द विच इज इंसिडेंस ऑफ द इम्पैक्ट फॉल इन सेम पर्सन एंड सेम एसेसी, यानी कि जो कमाता है वही पे करता है इसको डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर सच टाइप्स ऑफ टैक्स वी वेयर इंसिडेंट ऑफ द इम्पैक्ट फॉल इन टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि सेलर जो अलग है, सेलर पर्सन जो है वो अलग है, बायर पर्सन जो है अलग है। सेलर जो सेल करेगा वो अपना टैक्स उसे जो पे करने का आता है उसको जो है अमाउंट, टैक्स की जो अमाउंट है वो अपने बिल में इंक्लूड करके बायर से कलेक्ट करेगा, बाद में वो जो गवर्नमेंट को पे करेगा। जो तो अलग अलग पर्सन हो गए। नेचर ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव। जैसे इनकम बढ़ेगी एसएससी या पर्सन की, तो पर्सन उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो टैक्स ज्यादा पे करेगा, तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव टैक्स इन नेचर। व्हाई? तो हम एक बार फ्रीज खरीद लिया, एक बार फोन खरीद लिया, बाद में बार बार खरीदेंगे नहीं, 5 6 7 चलाएंगे, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेट है वो रिग्रेसिव रहते हैं, यानी गवर्नमेंट उस पर कम करते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स पे वो प्रोग्रेसिव रहता है। टैक्सेबल इवेंट कब होती है, तो कब टैक्स पे करना होता है। टैक्सेबल इनकम इज टैक्सेबल वेल्थ ऑफ एसएससी। जब भी पर्सन जो इनकम करता है, किसी की इनकम है, तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स आर परचेज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड रिड्यूसिंग ऑफ सर्विसेज। जब भी परचेज करें, जब भी सेल करें, तभी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेविड एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेविड एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स मीन्स
कब किस पे ज्यादा बोझा आता है और कौन कलेक्ट करता है। लेविड ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स वर्सेस, यानी कि जो इनकम करता है वही पे करता है और वहीं से कलेक्ट किया जाता है। और लेविड एंड कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी कि इसमें क्या होता है, कलेक्ट फ्रॉम सेलर, बट लेविड यानी कि जो उसका टैक्स का बार है वो कहाँ पे आता है, तो कस्टमर पे आता है। यानी कि कलेक्ट जो टैक्स डिपार्टमेंट है कलेक्ट किससे करता है, सेलर से, बट जो टैक्स का बोझा है वो सेलर है वो किस पे डालता है, कस्टमर पे। यानी कि लेविड एंड कलेक्शन ऑफ फ्रॉम द बट कलेक्शन फ्रॉम द बट पेड ऑफ डिपॉजिटरी टू द एक्सक्यूटर ऑफ असेसरी एंड डीलर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है shifting of burden. Shifting of burden, the tax is directly burdened by the tax the assessee, hence the burden of cannot be shifted. यानी कि जो पर्सन इनकम करता है वही उसको टैक्स पे करना पड़ता है, इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट किया नहीं जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन इज शिफ्टेड द सब्सिक्वेंट ऑफ एलिमिनेटेड यूजर। यानी कि जो मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स में जो है वो चेन प्रकार का होता है। जैसे कि मैं एक होलसेलर हूँ, होलसेलर क्या करेगा, वो अपने रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को, अब रिटेलर क्या करेगा, वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को बैक। इस जो टैक्स का बर्डन है वो इनडायरेक्ट हो गया और टैक्स का बर्डन वो शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, जिसमें हमें हमारे सिलेबस में एसवाई में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ने का आता है, यानी कि इनकम टैक्स के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के बारे में हमें स्टडी नहीं करना। टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट किया कब किया जाता है, टैक्स कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर ए ईयर और वैल्यूएशन ऑफ असेट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन डेट। यानी कि जो टैक्स कलेक्शन की प्रोसीजर डायरेक्ट टैक्स में कब होती है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपने ईयर में कितना इनकम किया उसके वैल्यू करने के बाद उसका टैक्स पे करना होता है। ऐसा नहीं कि हर रोज इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर पे आ जाएगा और आपको बोलेगा आपने आज कितना कमाया तो आप इतना पे टैक्स पे कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ईयरली इनकम का टोटल होगा, बाद में टोटल होने के बाद उसमें डिडक्शन होगा, रिलीफ मिलेगा, उसके बाद टैक्स आपको टैक्स कलेक्ट करना होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, जब भी आप सेल करो, जब भी आप परचेज करो, जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करो या सर्विस में को ग्रहण करो तब आपको टैक्स पे करना होता है। इसका एग्जांपल लेते तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स एक्ट, फिर वेल्थ टैक्स, और जो ऑब्लिश्ड हो गया यानी कि रद्द हो गया है 1 अप्रैल 2016 से। आपको डेट याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकती है, एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। फिर है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन डेमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि फायदे और नुकसान क्या है डायरेक्ट टैक्स के, और उसके बारे में हम समझेंगे। मोर ऑन रिच लेस इन पुअर, यानी कि जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स, जब कम कमाता है उसको कम या फिर नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के जो है वो अमाउंट फिक्स है। अगर आप इतना कमाते हो तो ही आपको टैक्स पे करना है, अब इससे अगर आप कम कमाते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स इवेरेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, टैक्स मैंने बताया कि टैक्स के कुछ अमाउंट पे कुछ रेट जो फिक्स है, तो उसके कारण जो टैक्स पेयर है यानी कि असेसी है, उसे पता होता है कि अगर मैं इतनी इनकम बताऊंगा तो मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके कारण उससे कम इनकम दिखा सकता है, और उसके कारण टैक्स इवेरेशन यानी टैक्स की जो चोरी है वो पॉसिबिलिटी होती है। इम्बैलेंस ऑफ रिड्यूसिंग, यानी कि जो इम्बैलेंस हो उसको इनकम में इम्बैलेंस, जैसे कि मान लीजिए ज्यादा पर्सन को ज्यादा कमाने वाले को ज्यादा पे करना पड़ता है और कम कमाने को वाले को कम पे करना, उसका जो टैक्स का बर्डन है वो रिड्यूस होता है, इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस होता है। इनकन्वीनियंट ऑफ पेमेंट, एक साथ जैसे कि मैंने टैक्स का कैलकुलेशन किया और मेरी इनकम का टैक्स आया 10 लाख 20 लाख, एक साथ जो पे नहीं कर पाता कभी कभी, तो इनकन्वीनियंट ऑफ पेमेंट होता है। बेटर फॉर द कस्टमर, थर्ड पॉइंट इज बेटर फॉर द कस्टमर। बेटर फॉर द कस्टमर वाई, तो कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो कमाता है वही पे करता है, इसके कारण
उसको दूसरे पर्सन पे बर्डन जो शिफ्ट नहीं कर पाता, हमने डिफरेंट में ही देखा, तो शिफ्ट बर्डन नहीं करने के कारण हो सकता है इसके जो कस्टमर के लिए बेनिफिट रहता है। डीमेरिट उसका है इफेक्ट फॉर सेविंग हैबिट। कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी जो सेविंग है इससे ज्यादा हो, कभी अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो उस पे भी आपको सेविंग पे भी आपको टैक्स पे करना होता है। इसके कारण जो कस्टमर या टैक्स पेयर की जो सेविंग की हैबिट है उस पर भी इफेक्ट होता है। वो कभी कभी जो सेविंग की है वो दिखाता नहीं है ताकि उसको टैक्स पे ना करना पड़े। इंक्रीज विथ नेशनल इनकम। इंक्रीज विथ नेशनल इनकम यानी कि जो पर्सन है उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी तो वो टैक्स ज्यादा पे करेगा। टैक्स ज्यादा पे करेगा तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है और उसका नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा। परचेज पावर इज रिड्यूसिंग। मान लीजिए अभी जो डायरेक्ट टैक्स है वो नहीं था पहले, तो उसके मैंने 100 रुपए कमाता था तो 100 रुपीज मेरे पूरे रहते थे। बट अभी टैक्स आ गया तो मुझे जो टैक्स 30% जितना भी रेट होगा उतना पे करना पड़ेगा। उसके कारण मेरे इतनी अमाउंट चली जाएगी, उसके कारण मेरी परचेज पावर रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसके मेरिट और डिमेरिट्स देखते हैं। द पर्सन इज नॉट फेल्ट टू सो मच, यानी कि जो मान लीजिए मैंने एक नूडल्स खरीदी उस 10 रुपीज की है और उसमें जीएसटी इंक्लूड किया है 3 रुपीज, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जीएसटी और जो है अमाउंट टैक्स की जो अमाउंट है वो पे भी कर ली इनडायरेक्टली। तो पर्सन को भी पता कभी कभी पता भी नहीं चलता कि उसने डायरेक्ट इनडायरेक्टली टैक्स भी पे कर दिया और चीज भी खरीद ली। उसका डिमेरिट है नेग्लेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हो सभी को एक समान रखता है, सभी को एक तरह का होता है। मान लीजिए मैंने 10 रुपए की नूडल्स खरीदी हूँ, मैं रिच पर्सन हूँ तो भी मुझे 3 रुपए टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और मान लीजिए दूसरा जो एक पर्सन है वो पुअर पर्सन है, फिर भी वो 10 रुपए की नूडल्स खरीदता है, फिर भी उसे 3 रुपए ही टैक्स को पे करना है। यानी कि जो छूट छाट है वो कम मिलती है, इनडायरेक्ट इसमें कम मिलती है, मिलती ही नहीं, वो सबको समान तरीके से पे करना पड़ता है। वो अगर पुअर हो या फिर रिच, उसमें भी कोई डिफरेंट नहीं रहता है। सेकेंड इज लेस चांस फॉर ऑफ द टैक्स इवेशन ऑफ इफ एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रांग। यानी यहाँ पे इस जो टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या रेट फिक्स होते थे, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। तो इसके कारण जो अगर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग बना दे तो उसके कारण इवेशन हो, तो जो टैक्स की चोरी हो कम हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चोरी होती नहीं, बट होती है तो हो रही है, इससे कम हो सकती है। ठीक है। इफ इम्पोज्ड ऑन इसके अंदर डिमेरिट है, इफ इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम द पर्पस ऑफ कॉमन इनकम टैक्स इज नॉट के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पे चीज पर लगता है। ऐसा नहीं कि लग्जरियस आइटम पे ही लगा दिया जाए, क्योंकि लग्जरियस आइटम ही कम खरीदते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट का पावरफुल इकोनॉमिकल टूल है। वाई? तो इनडायरेक्ट टैक्स जब चीज खरीदोगे तभी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इस डायरेक्ट टैक्स में क्या, जब आप इनकम करो इतनी इसकी इवेंट अमाउंट जो फिक्स है, आप इतना इनकम करोगे तभी आपको टैक्स देना। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जब चीज खरीदोगे तभी आपको इतना टैक्स पे करना होगा। इसके कारण लग्जरी आइटम में अगर लगा दिया जाए खाली कि लग्जरी आइटम में इतना टैक्स, बाकी सारे में टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट का इनकम का जो सोर्स है तो बंद हो सकता है। इसका डिमेरिट है। फिर थर्ड पॉइंट है पावरफुल टूल्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स। सबसे पावरफुल टूल डायरेक्ट टैक्स से भी ज्यादा पावरफुल टूल्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि हर इंसान चीज खरीदेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसके कारण पावरफुल टूल्स ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ऑफ फ्लोटिंग, यानी कि जो इन्फ्लेशन जो यानी फुगावा की जो स्थिति है वो सर सकती है, क्योंकि जो भाव है वो बढ़ते जाएंगे और टैक्स के रेट भी बढ़ते जाएंगे, तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन हो बन सकता है। मैं मान रहा हूँ आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंट, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग, इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस और उसके मेरिट और डिमेरिट समझ में आ गया। आपको भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और टैक्स का क्यों कलेक्ट किया जाता है, टैक्स क्यों कलेक्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करना चाहिए, उसके बारे में समझ आ गया। आपका एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का सिलेबस वो समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ।
मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन, यानी कि जो टैक्स कैलकुलेट करने की मेथड क्या है, वो दो मेथड पढ़ने वाले हैं, उसका एग्जांपल देखने वाले हैं और कुछ थियरी पॉइंट्स भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, आपको जो मैंने पॉइंट लिखे वो आपको एमसीक्यू में बहुत सारे बार पूछे जा सकते हैं। इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट टाइम 1860। जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? टैक्स से इनकम टैक्स जो इनकम पे लगता है वो इनकम टैक्स कैसे फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होने वाले उसका एक्ट कैसे किस डेट पे बना? 1961 में बन गया था और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ। कब हुआ? तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1960 को। फिर एक्ट कब बना? तो 1961 को एक्ट बना और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1962 में। इट्स अप्लाइड द होल इंडिया ऑफ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। वैसे क्यों लिखा है? तो पहले क्या था, 370 नाम की एक्ट जो सेक्शन था वो जम्मू एंड कश्मीर में लगता था। इसके कारण हमारा जो इनकम टैक्स है वो जम्मू एंड कश्मीर को लागू नहीं होता था। बट मोदी जी के बहुत सारे अच्छे प्रयासों के कारण वो अभी जो एक्ट था वो हट गया है और अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकम टैक्स लगता है। तो अभी आपको ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि हमारा इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1860 को, फिर 1961 को एक्ट बना और 1 अप्रैल 1962 को हमारा इम्प्लीमेंटेड पूरे इंडिया में हुआ। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि वो एक्ट था वो हट गया है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के 2 ही वीडियो होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी मेथड कैलकुलेशन की मेथड देखने वाले हैं कि कितनी मेथड है टैक्स कैलकुलेशन की, और इसका एग्जांपल देखेंगे और कुछ थियरी पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू।